नमस्कार, मैं डॉक्टर ब्रिजेश यादव। आप देख रहे हैं विकल्प यूट्यूब। मेरे साथ आज प्रियंका भारती हैं आरजेडी से, जो अभी जेएनयू में सीआरजेडी की महासचिव हैं और साथ ही आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय महिला विंग की महासचिव। प्रियंका, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। प्रियंका, जेएनयू में छात्र संघ का चुनाव 2023-24 संपन्न हो रहा है। ये चुनाव देश के विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस सब के परिप्रेक्ष्य में कितना महत्वपूर्ण है? अगर आप जेएनयू के बारे में सभी लोग जानते हैं कि यहाँ कोई भी स्टूडेंट होता है तो वो क्रिटिकल अप्रोच रखता है किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे वो मतलब कैसा भी मुद्दा रहा हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो। तो जो भी देश में नई नीतियाँ बन रही हैं या जो भी स्टूडेंट्स रिलेटेड इशू हैं या जो भी इनफैक्ट विश्व के इशू भी हैं, उसको लेकर के भी जेएनयू हमेशा से मुखर रहा है और इस चुनाव में भी वो दिखा है। आप किसी भी प्रेसिडेंट अध्यक्ष पद के उम्मीदवार का भाषण आप उठा के देख लीजिए, शुरुआत ही फिलिस्तीन और गाज़ा से हुई है। उसके बाद जो जितने भी वहाँ युद्ध में मारे गए लोग हैं उनकी बात हो रही है। फिर यहाँ हमारे देश के मुद्दे हुए, जैसे कोरोना काल में जो कुछ हुआ, क्योंकि जेएनयू में 3-4 साल में चुनाव नहीं हुआ, तो बीच के जितने मुद्दे थे वो भी उठाए गए। साथ ही साथ जो मणिपुर में हुआ, उसके बाद फिर क्योंकि हम यूथ्स हैं, हम युवा पीढ़ी हैं, तो हम ऑब्वियस सी बात है कि हम एजुकेशन की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, शिक्षा नीति की बात करेंगे। तो शिक्षा नीति का मामला बहुत हावी रहा है, सभी के भाषणों का वो हिस्सा रहा है। और सिर्फ भाषण नहीं, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, वो हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। नई शिक्षा नीति जो आई है, किस तरीके से यूनिवर्सिटी को प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रही है, जिससे सबसे ज़्यादा किसी को खामियाजा होगा, कोई यूनिवर्सिटी के मुहिम के जो मुहाने हैं उससे बाहर होंगे, तो वो बहुजन छात्र हैं। जो ओप्रेस्ड क्लास है, जो शोषित वर्ग है, हम उनकी बात कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इससे पीड़ित होंगे। तो इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मुद्दा उठाया गया कि जैसे यूनिवर्सिटी को प्राइवेटाइज किया जाएगा, हेफा लोन जैसे लोन उठाए जाएंगे, तो प्राइवेटाइज होगा तो रिजर्वेशन देंगे नहीं। कहीं भी कोई भी सेक्टर प्राइवेट होता है तो वहाँ आरक्षण लागू नहीं होता है। आरक्षण लागू नहीं होगा तो कौन सबसे ज़्यादा मार खाएंगे, सभी को मालूम है ये बात। ये सारे मुद्दे उठाए गए। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी में और किस तरीके से यहाँ के लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, गरिमा को दार किया जा रहा है, वायलेंस फैलाया जा रहा है किसी खासा संगठन के द्वारा, इसको भी कंडेम किया जा रहा है। और जितने भी एनएफएस के मुद्दे हैं, क्योंकि यहाँ से आप अगर पीएचडी कर भी लें तो बाहर क्या करेंगे? बाहर पकौड़ा तलने का रोज़गार हम नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति जो पीएचडी कर रहा है वो बहुत मेहनत से उसको कंप्लीट कर पा रहा है। आपको मालूम होगा कि उसको पास कराना है, एक सिनॉप्सिस तैयार करने में कितना समय चला जाता है। 5 बार ड्राफ्ट दीजिए, रिजेक्ट हो रहा है, फिर दीजिए, रिजेक्ट हो रहा है। इस तरीके से हम पीएचडी किसी तरह कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जब नॉट फाउंड सूटेबल लगा दिया जाता है, कितना इंसान होपलेस हो जाता है, उम्मीदविहीन हो जाता है। तो इसी बातों को लेकर के हम चुनाव में गए कि अगर युवा के मुद्दे यहाँ से नहीं उठेंगे तो आखिर कहाँ से उठेंगे। सीआरजेडी जेएनयू में मेरे ख्याल से तीसरी बार चुनावी राजनीति में कॉन्टेस्ट की है। इस बार आपकी क्या योजनाएं थीं और मुद्दे क्या थे? देखिए, जब पहली बार हुआ था और दूसरी बार खुद मैं कंटेस्टेंट रही थी, तो हमने देखा था कि वोट्स कम हुए हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि जो मान लीजिए पहले के लोग हैं, शायद उन्होंने काम में थोड़ी कमी रखी होगी, या जिन्होंने उनको वोट दिया शायद उनसे मुलाकात नहीं की होगी, या मन में जो भी उनके रहा होगा। दूसरे कैंडिडेट हम थे, इसलिए हमारे वोट्स के ऊपर असर दिखा। अभी तीसरा कैंडिडेट हमारा अफरोज़ आलम है। हमें यही पार्टी की तरफ से कहा गया था, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, कि आप ऐसे लोगों की आवाज़ बनिए जिसकी आवाज़ को कोई सुनना नहीं चाहता या फिर दबा दिया गया। जो लड़का यहाँ खड़ा हुआ, अफरोज़ आलम अंसारी, पसमानदा समाज से है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जेएनयू के पूरे इतिहास में सीआरजेडी ऐसी पहली संगठन है जिसने अध्यक्ष पद पर किसी अति पिछड़े मुसलमान को खड़ा किया। और जैसे ही वो लड़का वहाँ खड़ा होता है, अपने पूरे समाज की आवाज़ को वहाँ उस मंच से पहुँचा रहा है। उसने एक बहुत बड़ी मांग उठाई है। वो मांग है कि एससी आरक्षण में, एससी रिजर्वेशन का कैप बढ़ाया जाए और जिन मुसलमानों की हालत बहुत दयनीय है, पसमानदा मुसलमानों की, उसमें इंक्लूड किया जाए। क्योंकि आप देखते होंगे कि जो जातियाँ दलित समुदाय में हिंदुओं में हैं, वैसे ही जातियाँ मुसलमानों में भी हैं। फिर उनको क्यों ना कंसिडर किया जाए? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट दिखाती है कि उनकी हालत कितनी ख़राब है। तो इस तरह के मुद्दे उसने उठाए
और CRJD लगातार न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध किया। 13 पॉइंट रोस्टर का भी हमने विरोध किया था। खुद हमारे नेता तेजस्वी जी यहाँ पर आए थे इस मुद्दे का विरोध करने के लिए, और फिर वो ख़त्म भी हुआ। डी रिजर्वेशन पॉलिसी जो ये लोग लाने की कोशिश कर रहे थे कि सारी सीटें जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रिजर्व कम से कम होती हैं उसको भी हटा दिया जाए, उसके खिलाफ हमने विरोध किया। कैंपस का इशू रहा हो चाहे बाहर का इशू रहा हो, उत्तर प्रदेश का 59,000 जो शिक्षक ओबीसी शिक्षक हैं जिनका ओबीसी आरक्षण से छीन लिया गया, उसके खिलाफ उसने वहाँ पर अपनी आवाज़ बुलंद की। तो हम यहाँ से दिखा रहे हैं कि जितने शोषित वर्ग हैं हम एकजुट हैं, और एकजुट हो करके हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं और उसको आगे पहुँचा सकते हैं। उसने ये भी इशू उठाया जो पैरासीटामोल का कल्चर बन गया है JNU में, कि आप किसी भी चीज़ के लिए जाइएगा आपको पैरासीटामोल दे देंगे, और कुत्ता भी काट ले तो आपको सफदरजंग भेज दिया जाएगा। तो ये जो कल्चर है उसको ख़त्म किया जाए और यहाँ पे बढ़िया मशीनें लाई जाएं। जब इस तरह का आपको मूर्ति लगाने का पैसा हो सकता है तो स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया अस्पताल कंस्ट्रक्ट करने का पैसा भी आपके पास है, सही जगह निवेश कीजिए। एक बहुत बड़ा काला इतिहास JNU का रहा जिसको हमने उठाया, वो था जब हमारी सरकार आई थी, ओबीसी फंड रिलीज हुए थे यहाँ ओबीसी के लिए स्पेशली हॉस्टल्स बनाने के लिए। जहाँ आप बैठे हैं उस ओबीसी फंड को यहाँ घुसा दिया गया और ये कन्वेंशन सेंटर खड़ा कर दिया गया, उधर टीचर्स का अपार्टमेंट खड़ा कर दिया गया। ओबीसी का हक कौन खाया? क्या उस समय लेफ्ट नहीं थे कैंपस में, राइट नहीं थे? क्यों उन्होंने नहीं कहा कि ये गलत है, तुम पिछड़ों की हकमारी कर रहे हो? तो छात्र राजद जिस समय से इस कैंपस में आए, हम एक रीजन की पार्टी नहीं, हम यहाँ मंडल को इस्टेब्लिश करने के लिए आए कि पिछड़ों की जो हकमारी हो रही है उसको आवाज़ मिले। जो हमें NFS लगा दिया जाता है, हमें इंटरव्यू में 1, 2, 3 नंबर में समेट दिया जाता है, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद हो। इसीलिए हमने एक नारा भी दिया था, जागते रहो एकलव्य, द्रोणाचार्य घूम रहा है। प्रियंका, पिछड़े दलित यानी मिला के हास्य के समाज की बात आप भी कर रही हैं, प्रतिनिधित्व और उनके राजनीति में लाने की, उनके प्रतिनिधित्व की, और यही बात बापसा भी करता है, यही बात NSY भी कर रहा है, और यही बात जो है समाजवादी छात्र सभा भी कर रहा है। तो आप सारे लोग अलग अलग लड़ रहे हो, तो अच्छा नहीं होता कि समान विचारधारा वाली पार्टियां एक साथ लेफ्ट की तरह थर्ड फ्रंट बना के अगर यहाँ से लड़ते तो पूरे देश में एक अच्छा मैसेज जाता, एकजुटता का मैसेज जाता? ब्रिजेश जी, पहली बात कि हम थर्ड फ्रंट नहीं है, बहुजन शुरू से फर्स्ट फ्रंट रहा है। 85 थर्ड कब से हो गए? हम तो सबसे बड़े हैं, तो हम फर्स्ट फ्रंट हैं। हमने बात लेफ्ट से भी की थी कि अलायंस होना चाहिए। जब बिहार में आप हमसे सीट मांग रहे हैं, सीट बढ़ाने की मांग बार बार कर रहे हैं, तो यहाँ तो अलायंस में आना ही चाहिए। पर उन लोगों ने कैसी धूर्तता की, SFI ने इस्तेमाल किया CRJD का, और आयसा ने इस्तेमाल किया बापसा का। आयसा ने SFI पे प्रेशर बनाया कि तुम हमारे साथ अलायंस में आओ, नहीं तो हम बापसा के साथ चले जाएंगे। SFI ने आयसा पे प्रेशर बनाया कि हम CRJD के साथ चले जाएंगे, नहीं तो अलायंस में आओ। तो कायदे से हमारा इस्तेमाल हुआ। बापसा के साथ भी हमने कहा था, कोशिश की थी कि हमारा ग्रैंड अलायंस बने ताकि हम उनकी आवाज़ बन पाए जिनको आवाज़ मिला ही नहीं या जिनसे आवाज़ उनकी छीन ली गई। ये हमारा इशू था, लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं हो पाया। आप NSY की बात कर रहे थे कि वो बहुजन की बात कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो मजबूर हुए हैं। वो कर रहे थे क्या? बिल्कुल नहीं कर रहे थे। आज राहुल जी भले बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना की, पर शायद कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ पर हुई थी जातिगत जनगणना लेकिन डेटा रिलीज नहीं हुआ। लेकिन अच्छी बात है कि ये हमारे बहुजनों की जीत है कि आप हमारे मुद्दे को भी पकड़ रहे हैं, क्योंकि पकड़ना अब पड़ेगा, हमारी आवाज़ को आपको सुनना पड़ेगा। तो वक्त की ज़रूरत है। वो बिहार में जातिगत जनगणना हो गई, आरक्षण 75% हो गया, तो पूरे देश में इसकी मांग उठ रही है। तो हम यहाँ आ सकते थे साथ में, लेकिन नहीं आ पाए कुछ कारणों से। तो मैं खुद भी ये चाहती हूँ कि अगले बार जब चुनाव हो सभी साथ में आए, साथ में आकर के फर्स्ट फ्रंट बन के लड़ाई लड़ें। रही समाजवादी छात्र सभा की बात, तो मुझे लगता है कि पहले उनको यहाँ थोड़ा संघर्ष करना चाहिए था, क्योंकि वो तुरंत आए। आप उनसे भी वीडियो वगैरह निकलवा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी प्रोटेस्ट में, इनफैक्ट JNU के प्रोटेस्ट में उनकी हिस्सेदारी रही है उस तरह से, कंपेयर टू छोटे छोटे संगठन जिनकी पेरेंट्स पार्टी भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बासो, कलेक्टिव, ये लोग भी रहे हैं एक्टिव, आपको हर जगह दिख जाए, पर ये नहीं दिखे। पर कोई बात नहीं, आप खड़े हो रहे हैं, हम साथ हैं। बहुजनों की आवाज़ हर जगह से निकलनी चाहिए, चाहे कहीं से भी आ रही हो। अब अगली बार का यही स्ट्रैटेजी हमारा होना चाहिए कि हम सब मिलकर लड़ें, ताकि ये जो लेफ्ट राइट का बाइनरी है इस कैंपस में, जो डर की राजनीति है, क्योंकि लेफ्ट भी तो यही डरा रहा है ना भाई कि हमको वोट दीजिए नहीं तो राइट आएगा, राइट यही डरा रहा है हमको वोट दीजिए नहीं तो नक्सल आएंगे। हम कह रहे हैं हमको वोट दीजिए तभी सामाजिक न्याय आएगा। विश्वविद्यालय में पहली बार जो है महिला वाइस चांसलर अपॉइंट हुई थी और विश्वविद्यालय को बहुत उनसे उम्मीदें थी, लेकिन हम देखते हैं कि लगातार जो है लड़कियों के साथ छेड़खानी और
दुर्व्यवहार की, छीटाकशी की ये घटनाएं बढ़ी हैं। तो ये सब आपके लिए कितना गंभीर मुद्दा है? देखिए, वाइस चांसलर फीमेल हो या मेल, हम किसी से भी ये उम्मीद रखते हैं कि आपकी जेंडर सेंसिटिविटी होगी, चाहे वो पुरुष हो या महिला, हम किसी को अलग नहीं इसमें समझेंगे। और रही बात कि कैसे ये मुद्दे आगे आ रहे हैं या कैसे इस तरीके से कैंपस में मोलेस्टेशन हो रहा है, छेड़खानियाँ हो रही हैं। आपको याद होगा शिप्रा की वार्डन है, महिला ही है, वो कह रही थी महिला छात्रों से कि आप अपने अंडरगारमेंट्स छत पे ना पसारा करें, हमारे ससुर जी को दिक्कत होती है। तो आप मेंटालिटी समझिए, वो खुद महिला हैं और महिला छात्रों से ऐसी बात कर रही हैं। अगर आपके ससुर जी को दिक्कत हो रही है तो आप उनकी मेंटालिटी की गलती है, उनकी सोच में गलती है, उनको सोच बदलनी पड़ेगी। और बाकी रही हमारे वाइस चांसलर जी की बात, तो वो तो खुद आरएसएस का लेकर के घूम रही हैं टैग कि हाँ मैं आरएसएस में रही हूँ। तो जहाँ का पूरा ट्रेनिंग ही मनुवाद रहा हो, मनुवादी प्रवृत्ति रहा हो, जो मनु लिखता है कि महिला को दिन में दासी और रात में रंभा होना चाहिए, तो इस तरह की प्रवृत्ति जिनकी होगी तो महिलाओं के साथ क्या करेंगे, कैसा व्यवहार होगा, वो जस्टिस दिला पाएंगी? फिर भी हमारी गुजारिश होगी, आप महिला हैं, हमारे दर्द को समझिए और हमारे साथ खड़े होइए, हमारे मुद्दों को दरकिनार किसी कम से कम पॉलिटिकल प्रेशर में मत कीजिए, हमारे साथ खड़ा होना सीखिए। प्रियंका, इस देश के विश्वविद्यालयों में जो लड़कियां पढ़ लिख रही हैं वो एक सुरक्षित स्वतंत्र वातावरण चाहती हैं, वो भी राजनीति में आना चाहती हैं, लेकिन परिवार के दबाव में हमारा समाज उनको उस तरीके की स्वतंत्रता प्रोवाइड नहीं करा पाता है कि वो बहुत बार चाह के भी राजनीति में नहीं आ पाती हैं। तो आप ऐसी लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आप खुद मुझे देख रहे हैं तो लग रहा होगा कि हाँ कितनी सशक्त है, बोल पा रही है। जिस समय हम खड़े हुए थे, खुद हमारे फैमिली के लोग नहीं चाह रहे थे कि हम आ गए। एक मन में भय भी होता है कि बेटी है, घर से बाहर जाएगी, कहीं कुछ हो गया तो क्या करेंगे, क्योंकि सबकी इज्जत, सबकी नाक बेटी में ही होती है और ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। इसको पुरुष को चाहे महिलाओं को, चाहे सभी को ये समझना होगा कि इज्जत आपका एक महिला से जुड़ा हुआ नहीं है। इज्जत कमाई जाती है और वो इज्जत होता है जब आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखते हैं, अपने बच्चों को आप आगे बढ़ाते हैं, आप उनका आवाज़ बनते हैं। अगर मैं यहाँ पहुँच पाई तो शुरू में तो था कि सपोर्ट उस तरह से नहीं आया फैमिली का, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो साथ खड़े हुए। सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है एजुकेशन। अगर आप एजुकेटेड नहीं होंगे ना तो आप कितना भी चाह लीजिए कि आप आगे लड़ जाएंगे, कुछ भिड़ जाएंगे, संभव नहीं है। क्योंकि पेरेंट्स आपको उसी नज़र से देखेंगे कि चलो छोटी है, इसका बस शादी कराना है, इसको घर से निकालना है, मतलब हमारा जिम्मेदारी पूरा हो गया। तो जब तक हम हायर एजुकेशन को नहीं पहुंचते, जॉब्स वगैरह नहीं लेते हैं, अपनी आवाज़ स्वयं नहीं बनते, कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा। एक कहावत है ना कि भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करे। तो मैं यहाँ भगवान के कॉन्सेप्ट में खुद बिलीव नहीं रखती, पर यह है कि जब आप अपनी मदद नहीं कीजिएगा तो कोई और आपकी मदद नहीं करेगा। तो इसलिए आपको लड़ना होगा, चाहे वो पेरेंट्स भी हो। अगर गलत है तो गलत के खिलाफ बोलना सीखिए। और सीधी सी बात है, जब तक, मैं ये नहीं कह रही कि घर पिंजड़ा है, लेकिन एक जगह है, जब तक आप उसको छोड़िएगा नहीं, बाहर निकलिएगा नहीं, बाहर की दुनिया से वाकिफ नहीं होइएगा, सीखिएगा नहीं, गिरिएगा तभी तो संभलिएगा और लड़ना सीखिएगा, आगे बढ़ना सीखिएगा। छात्र राजनीति कितनी ज़रूरी है? देखिए, देश में आगे की दिशा क्या होगी, दशा क्या होगी, नीतियाँ क्या होंगी, ये छात्रों की राजनीति से ही तय होता है। आप बड़े बड़े लीडर उठा के देख लीजिए, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी ही हो, चाहे बिहार के जितने बड़े लीडर हैं, चाहे लालू जी हो, नीतीश जी हो, जितने भी लीडर्स हो, सब छात्र राजनीति से ही निकले, चाहे जेपी आंदोलन से निकले हो, जितने भी लोग हों। क्योंकि उसी समय में एक ज़ील होती है, एक युवाओं में बदलाव लाने का एक जज्बा होता है, हौसला होता है। उनको लगता है कि नहीं, हम समाज में बदलाव लाएंगे। आज भगत सिंह जी की शहीद दिवस है, शहादत दिवस है। उन्होंने आखिरी शब्द जब उनसे पूछा गया कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो वो कहते हैं साम्राज्यवाद का खात्मा हो, इनकलाब जिंदाबाद रहे। इनकलाब मतलब एक रिवॉल्यूशन, एक क्रांति रहे, और जब तक क्रांति नहीं तब तक बदलाव नहीं, वरना समाज तो सीधी जैसी धारा में चल रहा है चलता रहेगा, मुड़ेगा कैसे, बढ़ेगा कैसे। युवा जब तक नहीं आएंगे बदलाव नहीं हो सकता। आप देख लीजिए ना, बिहार में जो 17 साल में नहीं हुआ, 17 महीने में तेजस्वी जी क्यों करके दिखा दिए? युवा है। युवाओं की राजनीति में इसीलिए ज़रूरी है। बुजुर्ग होते हैं, करने की, बदलाव लाने की इच्छा धीरे धीरे कमते जाती है, पर जो युवा होते हैं बदलाव लाना चाहते हैं। इसीलिए युवाओं की राजनीति में ज़रूरत है कि युवा के मुद्दे वे स्वयं उठाएं। अरे भाई, आप खुद देख लीजिए, अभी 1 इलेक्शन वाला लेकर के नहीं आते, 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसमें 6 लोग थे कमेटी में, 6 में एक भी युवा नहीं है, और ये 40 साल आगे का भविष्य तय करने जा रहे हैं।
तो कितना प्रॉब्लमेटिक, और ये इसको ऑक्सीमोरन बोलते हैं इंग्लिश में। ऐसा मतलब ऐसा बात है ये कि क्या कुछ और है, हो कुछ और रहा है, दिखाना कुछ और चाहते हैं, करना कुछ चाहते हैं, इस तरह की भाषा है। तो इसीलिए युवाओं की जिम्मेदारी बनती है, आप अपना प्रतिनिधित्व कीजिए, समाज को एक साथ बांध के लेके आइए, भगत सिंह जैसा क्रांति रखिए। क्योंकि आज के युवा में आप देखिएगा कि बहुत ऐसा होता है ना कि जब से 2016-2017 हुआ है, एक फोटो पॉलिटिक्स बढ़ा है। मोदी जी के आने के बाद भी फोटो पॉलिटिक्स की ऊपर आप दिखा रहे हैं कि आप क्रांति कर रहे हैं, पर ज़मीन पे आप नहीं दिखेंगे। तो ये चीज़ आप बदलिए। भगत सिंह जी जब 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल रहे थे, क्या वो नहीं चाहते? वो चाहते तो वो जाकर के अपील नहीं कर देते कोर्ट में। एक कांग्रेस के नेता थे, उनसे कह रहे थे कि आपने क्यों नहीं अपील की जब आपको फांसी हुई? उन्होंने कहा कि जब मेरे गले में वो फांसी का फंदा होगा, उसके बाद ही लोगों को लगेगा नहीं, मैं किसी कॉज के लिए खड़ा हुआ था, मैं अपील करके बदलाव नहीं ला सकता हूँ, मैं फांसी का फंदा चढ़ के बदलाव ला सकता हूँ। तो वही बात है, बदलाव लाना है तो अब ज़मीन पे उतरिए, धरातल पे काम कीजिए। खाली गाल बजाने से कुछ नहीं होगा, साथ ही ज़मीन पे काम भी करिए। तो आप देख रहे थे CRJD RJD की नेत्री प्रियंका भारती का इंटरव्यू। आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। प्रियंका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे के लिए शुभकामनाएं।